मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। और यहाँ पे मैं अब बात करने जा रही हूँ हल के संबंध में। और आपने पहले ही देखा कि हम लोगों ने वहाँ तक बात की थी कि हल ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के प्रणोदनों की बात की थी। एक प्राइमरी मोटिव या ड्राइव और दूसरा सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव में उन्होंने ऐसे मोटिव्स को रखा जो भूख, प्यास और सेक्स, जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैविक स्वरूप के। और सेकेंडरी नीड मोटिव्स में उन्होंने या ड्राइव में उन्होंने ऐसे प्रणोदनों को जगह दी जो हम सीखा नहीं जाता, वो जो सीखा जाता है, जीवन में सीखा जाता है। पहला जो है प्राइमरी, वो इन्नेट होता है, जन्मजात होता है। और दूसरा जो है वो अक्वायर्ड होता है, जिसको हम जीवन में सीखते हैं। तो ये हल के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसे उद्दीपन जो प्राथमिक आवश्यकताओं के रिडक्शन से संबंधित हो जाते हैं, संबंधित हो जाने के कारण स्वयं प्रणोदन का रूप ले लेते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी प्रणोदन कहलाते हैं। जैसे उन्होंने समझाया इस बात को कि भोजन से भूख प्राथमिक प्राइमरी ड्राइव है, कम होता है, भोजन से भूख कम होता और पैसे से भोजन प्राप्त किया जाता है। अतः पैसे प्राप्त करना जो है वो सेकेंडरी ड्राइव में उन्होंने रखा। पैसे से भोजन प्राप्त होता है और पैसे प्राप्त करने के रास्ते को उन्होंने सेकेंडरी ड्राइव कह दिया। यानी जो सोशल मोटिव्स थे, एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने उसी को, तो वो अक्वायर्ड मोटिव, यानी जिसको जन्मजात नहीं है, जो सीखा गया है। पैसा कमाना सीखना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है, इस तरह से उन्होंने इसका आगे चले हम लोग। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब हम आग के पास रहते हैं और पता चल जाता है कि ये इससे डरना है, तो हम पीछे हटने लगते हैं। तो दिस इज लर्नड है, ये लर्नड बिहेवियर है। लेकिन हम जब सीखे नहीं रहते हैं तो वो प्राइमरी तक ही रहता है। तो आगे रूप से, सामान्य रूप से, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सामान्य रूप से ऐसा विश्वास किया गया, बहुत एक खास किस्म की धारणा जो है हल के संबंध में हो गई कि वो एक लर्निंग थ्योरिस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लर्निंग थ्योरिस्ट हैं, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन लर्निंग थ्योरिस्ट होने के साथ साथ उन्होंने मोटिवेशन को भी बहुत ज़्यादा प्रबलन दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया उस पर। और मोटिव्स पर उन्होंने रीइंफोर्समेंट, अपनी थ्योरी का नाम ही रखा रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग उन्होंने नाम रखा। तो एक तरफ उनके ऊपर ये कहा जाता है कि वो मुख्य रूप से लर्निंग थ्योरिस्ट ही हैं, सिद्धांती, अधिगम सिद्धांती उनको कहा गया। दूसरी तरफ ये भी सच है कि उन्होंने रीइंफोर्समेंट यानी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो इन दोनों प्रकार का गुण उनके विचारों में मिलता है। अब आगे हम लोग देखें कि इस हल का विश्वास के अधिगम किसी उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध अथवा साहचर्य की स्थापना है। उन्होंने पहली बात जो लर्निंग के लिए कही, यहाँ 4-5 बातें हैं जिनको हम पॉइंट वाइज आपको बोलेंगे, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको अलग अलग बार बार सुन के इसको रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में अगर आप हल, टॉलमैन, स्किनर, वाटसन, इन सभी सबों को अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत हद तक आपका बिहेवियर, व्यवहारवाद जो है वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो अब मैं पॉइंट वाइज आपको बोलती हूँ कि हल ने क्या कहा कि स्टिमुलस और उद्दीपन के बीच संबंध अथवा साहचर्य, एसोसिएशन अगर आधारित हो जाता है तो इसकी स्थापना हो जाती है, साहचर्य हुआ। तो ये उनके विचारों का एसोसिएशनिज्म था, साहचर्यवाद को उन्होंने सपोर्ट किया, एसोसिएशनिज्म। दूसरे पॉइंट पर उन्होंने कहा पशु और मनुष्य के बीच के अधिगम में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये इवोल्यूशनिज्म था, क्योंकि इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने भी इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी ये बात कहता है कि मनुष्य
जो है विकास के क्रम में मनुष्य तक पहुंचा, वरना यूनिसेलर अमीबा से लेके मल्टीसेलर मैन तक हम एक स्केल पर सजा दे सकते हैं। तो ये इवोल्यूशनिज्म था, इसका भी सपोर्ट उन्होंने किया, हल ने किया, सचारवाद का भी किया और विकासवाद का भी किया। तीसरी तरफ पर सुख और आनंद प्राप्त करने का, सुख और आनंद प्राप्त करना ही अधिगम का उद्देश्य तो नहीं, परंतु प्राणी सामान्यतः अधिगम द्वारा कष्ट से बचता है और आनंद प्राप्त करता है। ये हेडोनिज्म कहलाया, सुखवाद। तो इसका भी उन्होंने हम सेटिस्फैक्शन, यही चीज़ एसोसिएशनिज्म में ट्रायल एंड एरर के इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट में भी यही बात कही कि हम वही चीज़ें सीखते हैं जो हमको संतुष्ट करती है, जो हमको असंतुष्ट करती है वो चीज़ हम नहीं सीखते। तो जैसे ही एसोसिएशनिज्म को हल ने अपने व्यवहारवाद में समेटा, जिसको न्यू बिहेवियरिज्म कहा जाता है, उसमें समेटा, एसोसिएशनिज्म आया तो लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रभाव बढ़ गया। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव के नियम की उपयोगिता बढ़ गई और यही चीज़ें, इसलिए इसको सुखवाद भी कहते हैं, हेडोनिज्म कहते हैं। और चौथी बात जो उन्होंने की कि सभी प्रकार के अधिगम को अनुकूलन का रूप माना जा सकता है, कंडीशनिंग का फॉर्म माना जा सकता है। हर तरह की लर्निंग को उन्होंने कहा कि ये एक इट्स अ फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग, अनुकूलन का ही रूप है, ये भी मानने का उन्होंने प्रस्ताव किया। उनके अनुसार अधिगम में छोटे छोटे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध सीखे जाते हैं और ये संबंध एक प्रकार का अमनोवादी सुखदवाद है, नॉन मेंटलिस्टिक अमनोवादी सुखवाद है, नॉन मेंटलिस्टिक हेडोनिज्म है के आधार पर होता है। तो ये इतनी चार बातें उन्होंने बहुत मुख्य रूप से मानी। 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, एसोसिएशनिज्म को माना कि प्रत्येक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच सहचार्य स्थापित होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि प्राणी, कोई भी प्राणी हो, वो जानवर हो या इंसान हो, उसकी लर्निंग में कोई फर्क नहीं होता है। तो उन्होंने इवोल्यूशनिज्म को माना, विकासवाद के नियम को माना। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का दावा किया कि हम जितनी भी क्रियाएं सीखते हैं वो किसी न किसी सुख की प्राप्ति के लिए सीखते हैं। तो इसमें उन्होंने सुखवाद यानी हेडोनिज्म को ले लिया। और चौथी बार उन्होंने ये कहा कि जितनी भी क्रियाएं सीखी जाती हैं उनको कंडीशनिंग के आधार पर उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये कंडीशन की जा सकती है। तो ये कंडीशनिंग का उन्होंने ये भी बात मानी कि कंडीशनिंग को भी बहुत महत्व दिया उन्होंने। और अपने इस नॉन मेंटलिस्टिक हेडोनिज्म के आधार पर सामान्य रूप से हल ने अपने अधिगम सिद्धांत में थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, मैंने पहले भी कहा आपसे कि प्रभाव के, जैसे ही एसोसिएशनिज्म को उन्होंने लिया यानी थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को भी अपनाया और पावलोव के अनुकूलन को भी अपनाया, तो रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स को भी अपनाया। थॉर्नडाइक, उनका विश्वास है कि प्रबलन के बिना केवल रिसेंसी और फ्रीक्वेंसी के आधार पर उद्दीपन अनुक्रिया संबंध नहीं बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक बहुत ही खुले मन से मनोविज्ञान की जो बेसिक चीज़ें थी उनको, उनका स्वागत किया, उनको अपने अंदर समेटा और व्यवहारवाद को प्रशस्त करते हुए वो प्योर व्यवहारवादी के रूप में वो सामने आए। अब आइए हम लोग हल के अधिगम के सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की बात कर लें। को हम लोग प्राइमरी की बात कर रहे थे, अब सेकेंडरी की भी बात कर लेते कि सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को भी मान्यता दी। यदि कोई उद्दीपन पहले से तटस्थ उद्दीपन हो, यदि कोई उद्दीपन पहले से तटस्थ न्यूट्रल स्टिमुलस हो, परंतु बाद में परिस्थिति कुछ ऐसी परिणत हो जाए कि वो तटस्थ उद्दीपन में कोई प्रणोदन घटने लगे, तो वही तटस्थ उद्दीपन द्वितीयक उद्दीपन बन जाता है। यहाँ तक की बात को करके हम आज इसको फिर यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और अगले वीडियो में आपको फिर से हम वेलकम करेंगे।